अभी हम लोग लेसन नंबर 10 पढ़ रहे थे और यहाँ पे हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी तक। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टी शुरू कर दिए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज हमने शुरू किया था और उसमें हमने कैपिटल ए देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देखा था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने दो पार्ट में पढ़ा था, एक था सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एंड सेकंड वन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दो बातें हमने पढ़े थे। उनमें से हमने देखा था कि ये हैलो एल्केन जो होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करेगा? शो करेगा। ठीक है, फिर हमने इसमें से फर्स्ट वन देखा था। फर्स्ट वन में हमने एल्किल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ किया था और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करके हमने अल्कोहल को प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो अल्कोहल मतलब एल्किल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद KOH, और ये जो KOH था वो एक्वस था, बिकॉज एक्वस KOH एलिमिनेशन नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और एल्कोहलिक KOH जो रहेगा वो क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिला था एल्कोहल विथ एलिमिनेशन ऑफ HX। तो ये था हमारा पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करेंगे हम एल्कोहल के साथ। क्या करेंगे? एल्कोहल के साथ। तो यहां पे मैं लिखता हूं R अटैच टू OH। क्या लिखेंगे? R अटैच टू OH। अब इसमें हम बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद एल्कोहल। ये जो एल्कोहल है, इफ ये एल्कोहल एसिड का काम करता है और इसका रिएक्शन यहां पे जो एल्कोहल है R अटैच टू OH ऑन रिएक्शन विथ NaOH। क्लियर? अब यहां पे NaOH जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस है और इफ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो एल्कोहल जो रहेगा इसको क्या करना पड़ेगा? एसिड का काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि NaOH क्या करेगा? ये इजीली डिसोसिएट हो जाएगा एंड आफ्टर डिसोसिएशन इट इज कन्वर्टेड इनटू Na प्लस एंड OH माइनस। दिस OH minus is the base and it will try to pull the acidic hydrogen, and here having one acidic hydrogen which is directly attached to oxygen. That's why this alcohol is act as an acid. On dissociation it is converted into RO minus and H plus. अब क्या होगा? ये H प्लस आयन इस OH माइनस आयन के साथ चले जाएगा एंड आफ्टर दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू H2O। अब हमको क्या मिलेगा? RO माइनस। R इज अल्काइल ग्रुप, O इज ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे अल्कोक्साइड ग्रुप। क्या बोलेंगे? अल्कोक्साइड। तो इसका नाम होना चाहिए अल्कोक्साइड। ID इसलिए लगता है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है -1 और ये अल्कोक्साइड जो रहेगा वो अनस्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे और इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाइज करने का काम कौन करेगा? Na प्लस करेगा। तो ये जो अल्कोक्साइड है ये अल्कोक्साइड को स्टेबिलाइज करने का काम करेगा सोडियम, तो ये बन जाएगा RO माइनस और ये बनेगा Na प्लस। इस प्रकार से क्लियर? अब इस सोडियम Na प्लस का काम है इस अल्कोक्साइड को स्टेबिलाइज करना और इसको हम लोग देखेंगे तो इसका नाम होना चाहिए सोडियम अल्कोक्साइड। क्या होना चाहिए? सोडियम अल्कोक्साइड। तो अल्कोहल का रिएक्शन बेस के साथ करते हैं, बेस OH माइनस आयन देता है, तो ये OH माइनस आयन इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। जब अल्कोहल की बात आती है तो अल्कोहल जो होता है वो एसिड का भी काम करता है, ये बेस का भी काम करता है। ये डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन कौन सा करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए हमने एक रिएक्शन देखा था, R अटैच टू OH का रिएक्शन करेंगे HCl के साथ। HCl एसिड है, ये H प्लस आयन देगा और Cl माइनस आयन देगा, तो यहाँ पे एल्कोहल बेस का काम करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये बनेगा R प्लस एंड OH माइनस। अब ये OH माइनस इस H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और इस R प्लस जो रहेगा वो Cl माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा RCl। मतलब अल्कोहल दोनों काम कर सकता है, ये डिपेंड करता है उस रिएक्शन के ऊपर कि वो रिएक्शन हम किस प्रकार से करते हैं। तो अल्कोहल जब एसिड का काम करेगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोक्साइड, जब वो बेस का काम करेगा तो वो ओनली अल्काइल ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इस रिएक्शन का काम है। तो अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद बेस इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोक्साइड, और अल्कोक्साइड को स्टेबिलाइज करने के लिए जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो बेस से मिलेगा। हम बेस NaOH यूज करते हैं तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ या सोडियम अल्कोक्साइड बोलेंगे। इफ हम यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो इसका नाम क्या होना चाहिए, पोटेशियम अल्कोक्साइड। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड ही बनेगा, यहाँ पे पोटेशियम अल्कोक्साइड भी बन सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हम यहाँ पे कौन से बेस को यूज करने वाले हैं। क्लियर? तो बेसिकली हमको इसको बनाना है। तो ये जो सेकंड रिएक्शन है, इस सेकंड रिएक्शन में हमको अल्कोहल को यूज नहीं करना है, हमको यूज करना है सोडियम अल्कोक्साइड को। ठीक है, तो इस प्रकार से अब मैंने पहले तो अल्कोहल बोला, पहले क्या बोला, अल्कोहल, और अब उस अल्कोहल के बदले मैं सोडियम अल्कोक्साइड बनाता हूँ, सोडियम अल्कोक्साइड लिखता हूँ। पहले मैंने अल्कोहल इसलिए बोला ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सोडियम अल्कोक्साइड हम अल्कोहल से ही बनाते हैं बेसिक मीडियम में। क्लियर? तो हमको अल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करना है, तो ये बनेगा माइनस और ये बनेगा +1। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड प्रिपरेशन, सेकंड केमिकल रिएक्शन है। किसका रिएक्शन करना है? देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज है हेलो एल्केन का, मतलब एल्किल हैलाइड को तो यूज करना ही है। अब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करेंगे सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, और इस सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है ये मिलेगा ROR विथ एलिमिनेशन ऑफ NaX। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि R और R में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम एल्किल हैलाइड का जो एल्किल ग्रुप होता है उसको R से शो करेंगे, और इस अल्कोक्साइड का जो एल्किल ग्रुप रहेगा इसको R' से शो करेंगे। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा ROR। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड, या फिर इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड। इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद यहां पे हमको मिलेगा ईथर। क्या मिलेगा? ईथर। इस ईथर का जो IUPAC नाम आता है वो आता है अल्कोक्सी एल्केन। क्या नाम रहेगा? अल्कोक्सी एल्केन। ये रहेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, और कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इसका नाम रहेगा डाई अल्काइल ईथर। क्या नाम रहेगा? डाई अल्काइल ईथर। तो एक है IUPAC नॉमेनक्लेचर और दूसरा रहेगा कॉमन नॉमेनक्लेचर NaX, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो सेकंड केमिकल रिएक्शन में लिख सकते हैं कि एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमको ईथर मिलेगा, साथ में वो क्या करेगा, NaX मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट कैसे होता है सबसे पहले वो देखेंगे। क्लियर है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिविंग ग्रुप के बारे में बताया था। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। हमारे पास RX है, हमको नहीं पता कि हमने कौन से रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया, इसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट।
जिसकी रिएक्शन करना है उसको बोलेंगे हम लोग रिएजेंट। क्या बोलेंगे? रिएजेंट। क्लियर? तो सबस्ट्रेट का रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। ये जो Rx है, ये Rx में हेलोजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप एंड दैट्स वाई ये पहले ही रिएक्शन करेगा और पहले रिएक्शन करने के बाद बनेगा R प्लस प्लस X माइनस। जो दोनों पहले अनस्टेबल थे, मतलब दोनों पहले स्टेबल थे, अब वो दोनों के दोनों अनस्टेबल बन जाएंगे क्योंकि पहले ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, लेकिन Cl की मतलब X की जिद थी, वो बोल रहा था कि मुझे बाहर निकलना है बिकॉज आई एम अ गुड लिविंग ग्रुप, और वो बाहर निकल गया तो खुद भी अनस्टेबल हो गया और अल्काइल ग्रुप को भी अनस्टेबल करा दिया उसने। अब इसको स्टेबलाइज होने के लिए कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज नहीं मिल रहा है, अभी तक हमने रिएजेंट को यूज नहीं किया, इसलिए ये X माइनस फिर से क्या करेगा, R प्लस के साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा और वापस आएगा और फिर से क्या मिलेगा, RX मिलेगा। तो ये होना चाहिए हमारा पहला रिएक्शन। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ रिएजेंट। इफ हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे रिएजेंट यूज करते हैं और हमने जो रिएजेंट यूज किया हुआ है वो है R-O माइनस साथ में Na+, सोडियम अल्कोक्साइड। तो अब क्या होगा, इस X माइनस को R प्लस के साथ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद के लिए नया पार्टनर ढूंढ रहा था और इसको नया पार्टनर किसके फॉर्म में मिल गया, Na+ के फॉर्म में। तो अब जाके ये दोनों मिला के बनाएंगे NaX, जो हमारा ये बाय प्रोडक्ट था सोडियम हैलाइड। अब क्या होगा, ये R प्लस भी अनस्टेबल है, R-O माइनस भी अनस्टेबल है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने के बाद ये बनाएंगे ROR'। R और R' इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R इज मे बी इक्वल्स टू R' और R इज नॉट इक्वल्स टू R'। ये दोनों के दोनों जो रहेंगे वो कैसे, सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों के दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस RX जो रहेगा वो सबस्ट्रेट का काम करेगा, तो RX में से X को निकाल दिया और वहां पे किसको लगा दिया, OR को लगा दिया, और OR जो है वो निगेटिवली चार्ज है, मतलब ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो हमने X को सब्स्टिट्यूट किया OR' से और इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारा सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ईथर बनेगा। इस ईथर का IUPAC नॉमेनक्लेचर यहाँ पे लिखा हुआ है और कॉमन नॉमेनक्लेचर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, समझा नहीं समझा? अब देखो इस रिएक्शन को, जो रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इस रिएक्शन में जो RX है उसका रिएक्शन, इसमें कंडीशन देखो दो है। इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलेंगे, विलियमसन। जैसे वर्ड्स रिएक्शन होता है, फिटिंग रिएक्शन होता है, वैसे ही अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम आता है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इस विलियमसन सिंथेसिस में एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम RX जो यूज कर रहे हैं ये प्राइमरी मतलब ये टर्शरी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, टर्शरी नहीं होना चाहिए। इफ ये RX टर्शरी होता है तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, ये प्रोडक्ट हमको ईथर नहीं मिलेगा, हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। इफ हम ये टर्शरी यूज करेंगे तो इंस्टेड ऑफ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने जो RX यूज किया था, ये RX
टर्शरी नहीं होना चाहिए। बाकी प्राइमरी रहेगा, सेकेंडरी रहेगा तो चलेगा, मिथाइल रहेगा तो चलेगा। ये एक्स के साथ जो एल्किल ग्रुप है वो, ऑक्सीजन के साथ जो एल्किल ग्रुप है वो नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। इसका रीजन एलिमिनेशन रिएक्शन में पता चलेगा जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना सही है कि हमने जो RX यहाँ पे यूज किया हुआ है ये टर्शरी नहीं होना चाहिए। इफ ये टर्शरी होता है तो इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन it will show elimination reaction, that's why the product will be alkene not ether. तो ether is possible only when methyl primary and secondary alkyl halide is there. If there is tertiary alkyl halide then simple there will be alkene as a product not a ether. Clear? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को देख लिया है, ठीक है। अब ये जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, इस विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल का मैकेनिज्म करेंगे, साथ में उसका नॉमेनक्लेचर भी देख लेंगे क्योंकि ये ईथर का नॉमेनक्लेचर यहाँ पे आता है, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ CH3CH2Cl, ठीक है। इसका नाम क्या होना चाहिए? क्लोरोमीथेन, सॉरी क्लोरोईथेन का रिएक्शन करेंगे CH3O- और Na+। क्लियर? इसका नाम होता है सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम तो है तो इसको एज इट इज लिखूंगा सोडियम। अब अल्कोक्साइड जनरल टर्म है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1, तो 1 कार्बन के लिए क्या आता है? मिथ, तो इसका नाम रहेगा मिथॉक्साइड। क्या रहेगा? मिथॉक्साइड, क्योंकि 1 कार्बन है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिथॉक्साइड। तो इसका नाम बन जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड और इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना है। क्लियर? तो रिएक्शन करने के पहले और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लिखने के पहले हम इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं कि ये किस प्रकार का मैकेनिज्म फॉलो करेगा। CH3 CH2Cl और यहाँ पे है CH3O- और Na+। Now Cl is a good living group, so he is ready to leave their own position. That's why हम इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे to chlorine because chlorine having more electronegativity than carbon, so chlorine gets negative charge and carbon gets positive charge and this bond will disappear on chlorine. Here already bond is broken, so now this Cl- goes with Na+, so product will be NaCl. This O- goes with CH2+, तो हम यहाँ पे अब प्रोडक्ट लिखेंगे तो दैट विल बी CH3 CH2O अटैच टू CH3 एंड द बाय प्रोडक्ट विल बी NaCl। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो रहेगा वो बाय प्रोडक्ट रहेगा और CH3 CH2O CH3 ये जो रहेगा ये मेन प्रोडक्ट रहेगा। इसको हम ईथर बोलेंगे, तो ईथर एक कॉमन नॉमेनक्लेचर जनरल बोलते हैं। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है अल्कोक्सी एल्केन। IUPAC नॉमेनक्लेचर में एक बात का ध्यान रखना है, लॉन्ग इस साइड में कितने, IUPAC नॉमेनक्लेचर यही बोलता है कि उनके पास PC होना चाहिए, प्रिंसिपल चेन होना चाहिए, पैरेंट चेन होना चाहिए और पैरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए और वो भी कंटिन्यूअस होने चाहिए। हम बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है तो प्रोप आना चाहिए, प्रीफिक्स प्रोप। 1 कार्बन के लिए मिथ आता है, 2 कार्बन के लिए ईथ आता है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये 2 कार्बन तो लिंक्ड है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, लेकिन तीसरा कार्बन जो रहेगा वो डायरेक्टली अटैच नहीं है। पैरेंट चेन यही बोलता है कि तीनों मतलब जितने भी कार्बन से पैरेंट चेन के वो डायरेक्टली अटैच्ड होने चाहिए। तो इस हिसाब से ये 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो पैरेंट चेन में 2 ही कार्बन है। इस
अल्कोक्सी एल्केन में लिखेंगे तो जो एल्केन आता है ये एल्केन आता है पेरेंट चेन का नाम। किसका नाम? पेरेंट चेन का। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन, और पेरेंट चेन में 2 कार्बन होने की वजह से इसका नाम आएगा इथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये बनेगा इथेन। तो अल्कोक्सी एल्केन में से हमने एल्केन का नाम लिख लिया है, पेरेंट चेन का नाम लिख लिया है। अब लिखना है अल्कोक्सी, ये है मिथाइल प्लस ऑक्सी, तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी। क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी। नंबरिंग रहेगा 1 2, इस साइड में प्रेजेंट है तो इसका नाम रहेगा 1 मिथॉक्सी। क्या रहेगा? 1 मिथॉक्सी। तो यहां पे हमको जो प्रोडक्ट मिला है उसका नाम है 1 मिथॉक्सी इथेन। क्लियर? ये कौन सा नाम है? IUPAC। कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन में एंड में क्या आता है? ईथर, तो इसमें लिखेंगे ईथर। ईथर में 2 पार्ट है, इस पार्ट में 2 कार्बन है, इस का साइड में 1 कार्बन है। 1 कार्बन वाला रहेगा मिथाइल, 2 कार्बन वाला रहेगा इथाइल। कॉमन में इथाइल मिथाइल आता है, इथेन मिथेन नहीं आएगा। तो 1 कार्बन इज कॉल्ड एज मिथाइल, 2 कार्बन इज कॉल्ड एज इथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, तो इसका नाम होना चाहिए इथाइल मिथाइल ईथर। तो इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा? इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये रहेगा इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर। मैंने यहाँ पे डाई अल्काइल लिखा हुआ है, लेकिन जब दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेंगे तो ये डाई अल्काइल रहेगा, और दोनों डिफरेंट रहेंगे तो वो आएगा अल्काइल अल्काइल ईथर, जैसे इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट बनाया है इस प्रोडक्ट का IUPAC नॉमेनक्लेचर 1 मिथॉक्सी इथेन एंड कॉमन नॉमेनक्लेचर इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये रहेगा विलियमसन सिंथेसिस का पहला एग्जांपल। अब सोचो कि इसका स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए स्टेटमेंट जरूरी होता है। तो इसका स्टेटमेंट होना चाहिए क्लोरोइथेन क्या होना चाहिए? क्लोरोइथेन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मिथॉक्साइड इट गिव 1 मिथॉक्सी इथेन with elimination of NaCl and this reaction is called as the Williamson synthesis। तो ये रिएक्शन कौन सा होना चाहिए? विलियमसन सिंथेसिस होना चाहिए। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला एग्जांपल इसके लिए। क्लियर? ईथर का नॉमेनक्लेचर हमने देखा था IUPAC जब रूल्स पढ़े थे तब। ठीक है, सेकंड में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ यूज करता हूँ CH3 अटैच टू Cl अटैच टू CH3 अटैच टू Br का रिएक्शन करेंगे CH3 CH2O माइनस और Na प्लस के साथ। क्लियर है? इसकी तरफ खासा ध्यान रखना है। RX टर्शरी नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रहेगा तो चलेगा, बट टर्शरी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे RX जो है मतलब हैलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है ये सेकेंडरी कार्बन है, तो चलो वो कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर? इसका नाम लिखते हैं सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की। तो इसका नाम होना चाहिए 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? तो इसका नाम होना चाहिए सोडियम इथॉक्साइड। क्या होना चाहिए? सोडियम इथॉक्साइड। अब इन दोनों का रिएक्शन करके देखते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा? CH3CH अटैच टू CH3, दिस विल बी यहाँ पे रहेगा Br, तो Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो इट विल शिफ्ट बॉन्ड टुवर्ड्स Br और ये रहेगा +1। क्लियर?
इसकी बात करेंगे तो ये रहेगा CH3 CH2O माइनस एंड here will be Na plus. ओके, अब क्या होगा, दिस Na plus goes with Br minus, तो बाय प्रोडक्ट विल बी NaBr, सोडियम ब्रोमाइड. ओके, नाउ दिस O माइनस गोज हियर. ठीक है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी CH3 CH attached to CH3 attached to O attached to CH2 attached to CH3. क्लियर. अब ये तो ईथर है, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखेंगे. अब IUPAC नॉमेनक्लेचर अल्कोक्सी एल्केन, तो पहले एल्केन देखना पड़ेगा पेरेंट चेन के लिए. पेरेंट चेन कितने कार्बन का पॉसिबल है, 1 2 3 1 2, तो 3 कार्बन यहां पे है, तो ये रहेगा हमारा पेरेंट चेन. पेरेंट चेन में एक लेफ्ट टू बॉटम टर्मिनल है और दूसरा बॉटम से लेफ्ट टर्मिनल है. तो नंबरिंग किसी भी एक साइड से करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड से लोकेंट सेम ही आ रहा है. तो ये रहेगा पेरेंट चेन के लिए नंबरिंग. तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन होने की वजह से इसका IUPAC नाम रहेगा प्रोपेन. क्या रहेगा, प्रोपेन. इस प्रोपेन को अटैच्ड है इथाइल प्लस ऑक्सी, तो इसका नाम रहेगा इथॉक्सी. क्या नाम रहेगा, इथॉक्सी. और ये इथॉक्सी सेकंड कार्बन के थ्रू अटैच्ड है, तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होना चाहिए 2 इथॉक्सी प्रोपेन. क्या होना चाहिए, 2 इथॉक्सी प्रोपेन. हो गया. तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर कर लिया है. तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड रिएक्शन, जिसमें 2 ब्रोमोप्रोपेन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम इथॉक्साइड इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 इथॉक्सी प्रोपेन. ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल. अब थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं. तो थर्ड एग्जांपल जो है उसमें हम लिखते हैं CH3 CH2 Br on reaction with CH3 CH2 O minus and Na plus. पहला ध्यान रखना है इसके ग्रुप की तरफ. इस ये जो रहेगा ये रहेगा प्राइमरी, चलो बच गए, ये सब्स्टिट्यूशन ही रहेगा, एलिमिनेशन नहीं रहेगा. तो सबसे पहले हमको मिलेगा CH3 CH2 Br. इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, सो Br विल बी माइनस एंड कार्बन विल बी प्लस. हम इसकी बात करते हैं तो ये रहेगा CH3 CH2O माइनस और Na प्लस. क्लियर. अब मैच द पेयर करेंगे. दिस नेगेटिव गोज विथ पॉजिटिव, दिस नेगेटिव गोज विथ दिस पॉजिटिव. सो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2O attached to CH2 and CH3. Clear. And byproduct will be NaBr, sodium bromide. अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो पेरेंट चेन देखो, इस साइड में भी 2 ही कार्बन है और राइट साइड में भी 2 ही कार्बन है. तो आप किसी भी साइड को पेरेंट चेन कंसीडर कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं आएगा. तो दिस साइड इज कंसिडर्ड एज अ पेरेंट चेन. ये रहेगा 1 और 2. तो पेरेंट चेन का नाम रहेगा इथेन. क्या रहेगा, इथेन. इसको अटैच्ड है इथाइल प्लस ऑक्सी फर्स्ट कार्बन को, तो इसका नाम रहेगा 1 इथॉक्सी. क्या रहेगा, 1 इथॉक्सी इथेन. ये रहेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर. कॉमन की बात करेंगे तो ये ईथर तो रहेगा ही, इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है. जब दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप सेम होते हैं तो उसको लिखेंगे डाई. तो इसका नाम होना चाहिए डाई इथाइल ईथर. तो इसका नाम क्या रहेगा, डाई इथाइल ईथर रहेगा. ठीक है, तो ये रहेगा हमारा थर्ड एग्जाम्पल. लास्ट एग्जाम्पल एक एलिमिनेशन रिएक्शन वाला देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेगा. क्लियर है. हम यहाँ पे लेते हैं CH3 C attached to CH3 attached to CH3 attached to Br. Here CH3
O माइनस एंड Na+। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है उस कार्बन को 1, 2 एंड 3 कार्बन आर डायरेक्टली अटैच्ड। इसका मतलब ये जो कार्बन रहेगा ये रहेगा टर्शरी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्लियर। तो इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम यहाँ पे पूरा करते हैं। CH3 C अटैच टू CH3, C अटैच टू H अटैच टू H अटैच टू H, और ये रहेगा Br। ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है, यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है क्योंकि मुझे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। हैलोजन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है इट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, तो इसको बोलेंगे बीटा, इसको भी बोलेंगे बीटा और इसको बोलेंगे बीटा। ये ऐसे होता है कार्बन 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 हैलोजन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो अल्फा, नेक्स्ट वाला बीटा, नेक्स्ट वाला रहेगा गैमा और लास्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा डेल। अल्फा, बीटा, गैमा और डेल। तो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है इट इज कॉल्ड एज अल्फा, नेक्स्ट वाला बीटा, इधर का नेक्स्ट वाला बीटा और यहाँ पे भी रहेगा बीटा। आप कहीं से भी रिएक्शन कर सकते हो, वो बीटा एलिमिनेशन ही रहेगा। अब ऐसा होता है कि यहाँ पे है CH3O माइनस और Na+। इसके बारे में तो आपको पहले ही पता है कि इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू Br माइनस एंड कार्बन प्लस, सो दिस Br गोज हियर, तो फर्स्ट बाय प्रोडक्ट विल बी NaBr सोडियम ब्रोमाइड। अब ये क्या करेगा, बीटा एलिमिनेशन करेगा और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो ये बन जाएगा कार्बन माइनस और ये बनेगा H+, H+ goes here, so it is converted into CH3OH, मतलब यहाँ पे हमको मिल गया एल्कोहल। ठीक है, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन भी मिलेगा, एल्कोहल भी मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, एल्कीन भी मिलेगा और एल्कोहल भी मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों बॉन्ड बनाएंगे, सो दैट विल बी CH3 अटैच टू C अटैच टू CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, एल्कीन मिल गया। क्लियर है, तो ये रहेगा हमारा ऐसा एक एग्जाम्पल जिसमें एल्किल हैलाइड टर्शरी है और ये टर्शरी होने की वजह से क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। ऐसा ही क्यों हुआ वो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि इसके लिए हमको और डिटेल में जाना पड़ेगा एलिमिनेशन रिएक्शन में। लेकिन हमारा नेक्स्ट रिएक्शन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद कैपिटल A कैपिटल B एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि जैसे ही यहाँ पे टर्शरी ग्रुप आता है तो ये सब्स्टिट्यूशन के जगह एलिमिनेशन क्यों शो करता है। क्लियर, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को पूरा करते हैं। ठीक है, इनके जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो और वहां से उनको पूरा कर सकते हो। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में एक दो एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। कुछ रिएक्शंस में हम एक भी एग्जाम्पल नहीं देखते हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल रिएक्शंस होते हैं, तो आपको अपने साथ जो टेक्स्ट बुक होता है एनसीईआरटी का, आप उसको देख के वहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स को भी आप ले सकते हो और उसको आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है, आप इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये सही रहेगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करना है। हम थर्ड रिएक्शन जो देखने वाले हैं, थर्ड केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड रिएक्शन देखेंगे प्रिपरेशन मेथड। इसको बोलते हैं हम लोग अमोनोलिसिस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, अमोनोलिसिस रिएक्शन। इस अमोनोलिसिस रिएक्शन में हमको यह देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से रिएक्शन होगा। क्लियर, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं RX और इस RX का रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ। किसके साथ, अमोनिया के साथ।
और इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखना होगा। क्लियर है? शुरू करते हैं उसका मैकेनिज्म। R अटैच टू X ये दोनों है, अभी तक हमने रिएजेंट को यूज नहीं किया है। सो फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी R प्लस प्लस X माइनस। बोथ आर अनस्टेबल, लेकिन ये अनस्टेबल X माइनस की वजह से हो गए। अब दोनों अनस्टेबल है, दोनों को कोई दूसरा अपोजिट चार्ज नहीं मिलेगा, तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और वापस आएंगे। तो ये पहला स्टेप रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब यहां पे हम रिएजेंट यूज करते हैं NH3। इस NH3 की बात करते हैं तो ये जो NH3 है जिसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं, ये खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। और जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है वो डोनर का काम करता है। किसका काम करता है? डोनर का काम करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ पे जो R प्लस है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। सो ये इनके साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? और जैसे ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में रहेगा R अटैच टू N अटैच टू H अटैच टू H अटैच टू H और ये बन जाएगा +1। क्या बन जाएगा? +1। ठीक है? न्यूट्रल का बन जाएगा प्लस, और प्लस जो रहेगा इसके ऊपर पहले प्लस चार्ज था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से माइनस चार्ज आएगा। और जब एक ही एटम के ऊपर दो अपोजिट चार्ज होते हैं तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सही है? तो इस प्रकार से ये रहेगा RNH3, ओवरऑल चार्ज विल बी प्लस, और ओवरऑल चार्ज प्लस होने की वजह से ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, और ये अनस्टेबल से स्टेबल बनने के लिए अपने एक पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा। और वो कहाँ पे तोड़ेगा? नाइट्रोजन पे तोड़ेगा, बिकॉज नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। सो नाउ इट बिकम R अटैच टू N अटैच टू H अटैच टू H। यहाँ पे पहले प्लस चार्ज था, अब माइनस चार्ज आएगा और ये बन जाएगा H प्लस। ये प्लस माइनस दोनों न्यूट्रल बन जाएंगे और इसका लोन पेयर इसको वापस करेंगे। और इसका लोन पेयर वापस करने के बाद हम इसको सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं RNH2। क्या लिख सकते हैं? RNH2। अब इसको भूलना नहीं है X माइनस को। ये X माइनस भी अनस्टेबल है, यहाँ पे जो H प्लस आयन है ये भी अनस्टेबल है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? HX मिलेगा। क्या मिलेगा? HX। ठीक है? तो इस प्रकार से हमने RX का रिएक्शन अमोनिया के साथ किया तो हमको मिला RNH2। क्या मिला? RNH2। साथ में क्या मिला? HX। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमको प्रोडक्ट मिला है RNH2 और साथ में हमको मिला है HX। हम इसको बोलेंगे अमाइन, अल्क्याना। इसको हम लोग नॉर्मली तो बोलते हैं कि ये अमाइन है, लेकिन इसका नॉमेनक्लेचर आएगा अल्क्याना अमाइन, और ये प्राइमरी अमाइन है। कौन सा अमाइन है? प्राइमरी। ठीक है? तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे प्राइमरी अमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन यहाँ पे हमको मिल जाएगा। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमन अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है? तो जैसे इसके पहले वाले रिएक्शन का नाम क्या था? विलियमसन सिंथेसिस, वैसे ही इस रिएक्शन का नाम रहेगा हॉफमन अमोनोलिसिस रिएक्शन। और इस हॉफमन अमोनोलिसिस रिएक्शन में हमने हेलो एल्केन का रिएक्शन अमोनिया के साथ किया तो हमको क्या मिला? प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन क्या है? नाइट्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2nd हाइड्रोजन, 3rd हाइड्रोजन विथ लोन पेयर। इफ अमोनिया अपना एक हाइड्रोजन लूज करके
वहां पे अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है, मतलब एक अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी। अब यहाँ पे देखो दो अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी, तीन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेंगे तो इसको बोलेंगे टर्शरी, और हम यहाँ पे चार अल्काइल ग्रुप यहाँ पे डायरेक्टली अटैच करते हैं तो इसको बोलेंगे क्वाटरनरी। तो ये जो अमाइन है ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, क्वाटरनरी भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, प्राइमरी अमाइन ही यहाँ पे हमको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना है कि इफ हम यहाँ पे टर्शरी अल्किल हैलाइड यूज करते हैं तो मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रहने दो इसको, ठीक है, सॉरी इसके लिए नहीं है, हाँ। तो हम यहाँ पे RX को यूज करेंगे और हम अमाइन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अमाइन अमोनिया का जो लोन पेयर नाइट्रोजन है वो R+ के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो अल्काइल अमोनियम आयन बनाएगा। अमोनिया को अमोनियम इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को अनसिमेट्रिकली तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन बन जाएगा -H बन जाएगा प्लस माइनस न्यूट्रल बनेगा, तो यहाँ पे मिलेगा RNH2 एंड RNH2 इज कॉल्ड एज द प्राइमरी अमाइन, और इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा अल्काना अमाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को पूरा करते हैं और इसका मैकेनिज्म भी हमने यहाँ पे देख लिया है। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। हम यहाँ पे यूज करते हैं CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू Cl ऑन रिएक्शन विथ NH3। क्लियर। अब क्या हो रहा है, हम यहाँ पे CH3 CH2 प्लस एंड Cl- को लिखेंगे। हम इधर ड्रॉ करेंगे अमोनिया का कंप्लीट स्ट्रक्चर, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। सो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन रीच नाइट्रोजन, ये क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। सो दिस इज कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 N H अटैच टू H अटैच टू H। अब बात करते हैं चार्ज की, तो कार्बन के ऊपर पहले प्लस चार्ज था, एक्सेप्टर का काम कर रहा है तो माइनस भी आएगा। अब नाइट्रोजन पहले न्यूट्रल था, अब वो डोनर का काम कर रहा है तो यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस। कार्बन प्लस माइनस होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आ गया तो वो अमोनिया से बन जाएगा अमोनियम, और अब क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक और बॉन्ड को नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट करेगा। जैसे ये रिएक्शन यहाँ पे होगा तो आगे जाने के बाद ये बन जाएगा CH3 CH2 अटैच टू N अटैच टू H अटैच टू H। नाइट्रोजन के ऊपर पहले +1 था, अब -1 आएगा और ये बन जाएगा H+1। ये प्लस माइनस जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये लोन पेयर वापस आएगा। तो इस प्रकार से हमको मिलेगा प्राइमरी अमाइन। नाउ दिस Cl- गोज विथ H+, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। क्या मिलेगा, HCl। तो इस प्रकार से हमने प्राइमरी अमाइन को यहाँ पे बना लिया है। अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, तो इसका नाम होना चाहिए इथाना अमाइन। इसका नाम क्या होना चाहिए, इथाना अमाइन। और इस प्रकार से इथाइल क्लोराइड को इथाना अमाइन में कन्वर्ट किया। जितने कार्बन रिएक्टेंट के 1 मोल में, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। प्रोडक्ट के 1 मोल में भी कार्बन कितने हैं, 2 है। तो ना ही ये रिएक्शन एसेंट रहेगा, ना ही ये रिएक्शन डिसेंट रहेगा। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लिया है। इसका स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं प्रॉपरली, और याद रखना है कि जो प्राइमरी अमाइन होता है उसका नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए,
एल्काना अमाइन होना चाहिए। और इस प्रकार से हमने ये पहला रिएक्शन देख लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इफ हम Rx को एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस का मतलब Rx का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उस टाइम पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिक्सचर मिलेगा, मतलब एक मिक्सचर मिलेगा। और ये जो मिक्सचर रहेगा ये रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमाइन। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? जब Rx जो रहेगा वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा। उस टाइम पे हमको ओनली प्राइमरी अमाइन नहीं मिलेगा, प्राइमरी भी मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा, टर्शरी भी मिलेगा और क्वाटरनरी भी रहेगा। इन सब का मिक्सचर हमको मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि मतलब Rx जो रहेगा वो एक्सेस में तो नहीं है। इफ एक्सेस में दिया हुआ नहीं है तो 100% क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा। लेकिन जब Rx एक्सेस में रहेगा तो हमको ओनली प्राइमरी नहीं मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेस का मतलब मैं ये कंसीडर करता हूं कि मेरे पास Rx के 3 मॉलिक्यूल है, एक्सेस मतलब, ठीक है, और मेरे पास अमोनिया का एक ही मॉलिक्यूल है। इस फॉर्मूले के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? पहला जो रहेगा Rx का रिएक्शन करेंगे NH3 के साथ। तो सिंपल सी बात है, ये बन जाएगा R प्लस X माइनस और ये रहेगा NH3 विथ लोन पेयर। क्लियर? अब क्या होगा? ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा? R प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? R प्लस के साथ। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट रहेगा ये प्रोडक्ट होना चाहिए R अटैच टू N अटैच टू H अटैच टू H अटैच टू H विथ प्लस चार्ज। अब फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा कि यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, डायरेक्टली मैंने प्रोडक्ट लिख दिया है। ठीक है, साथ में ये अनस्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है और बॉन्ड 4 बनाए हैं और इसलिए हमने एक NH बॉन्ड को नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मिलेगा R अटैच टू NH2 विथ लोन पेयर और साथ में मिलेगा H प्लस। अब क्या होगा? यहाँ का जो X माइनस था वो X माइनस इस H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे मिलेगा हमको HX। क्लियर? तो इस प्रकार से, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे हमको मिला है प्राइमरी अमाइन। लेकिन हमने अभी तक एक ही Rx को यूज किया है, लेकिन हम यहाँ पे केस कौन सा लेके चल रहे हैं कि Rx एक्सेस में, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा क्वांटिटी में है कंपेयर टू अमोनिया, और इसीलिए हम यहाँ पे अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो एल्किल हैलाइड के 3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं और 3 में से 1 मॉलिक्यूल को हमने यूज कर लिया है तो हमको ये प्रोडक्ट मिला है। अब ये प्रोडक्ट R अटैच टू N अटैच टू H अटैच टू H विथ लोन पेयर, ये दूसरे Rx के साथ रिएक्शन करेगा। इस Rx को मैं बोलता हूं R-X। ये हमारा दूसरा R है, मतलब दूसरा एल्किल ग्रुप है। मेथड वही है, इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे हैलोजन पे, so halogen will be minus and R will be plus. Now this lone pair react with this positively charged R plus. अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमको मिलेगा R अटैच टू N अटैच टू H अटैच टू H और ये रहेगा R डैश। साथ में यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा प्लस। अब क्या होगा? ये दोनों स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इस NH बॉन्ड को तोड़ेंगे और इस बॉन्ड को शिफ्ट किया है नाइट्रोजन के ऊपर, और जैसे ही हम इसको नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये मिलेगा R अटैच टू N अटैच टू R डैश अटैच टू H विथ लोन पेयर,
और H+। अब क्या होगा, ये जो H+ है, ये H+ क्या करेगा, X- के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बन जाएगा HX, और यहाँ पे हमको मिलेगा प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन डायरेक्टली दो कार्बन को डायरेक्टली दो अल्किल ग्रुप को अटैच्ड है, इसका मतलब यहाँ पे हमको मिलेगा सेकेंडरी अमाइन, यहाँ पे हमको मिला था प्राइमरी अमाइन। तो अभी तक हमने एक्सेस में जो 3 अल्किल हैलाइड यूज किए थे उसमें से 2 ही अल्किल हैलाइड यहाँ पे यूज किए हैं और 1 अल्किल हैलाइड बाकी है। सिंपल सी बात, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब तक इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा तब तक ये रिएक्शन करते जाएगा, इफ वहां पे RX अवेलेबल है तो। इफ RX अवेलेबल, अब मैंने बोला कि मैंने 2 ही RX यूज किए थे, तो अब यहाँ पे रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी तक जाएंगे, हम टर्शरी या क्वार्टरनरी तक नहीं जाएंगे। तो 2 बात का ध्यान रखना है कि RX एक्सेस में तो कितने क्वांटिटी में, और दूसरी बात, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन जो शुरू होता है वो इस लोन पेयर के वजह से होता है। तो जब तक इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा तब तक ये रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा, और जैसे ही ये लोन पेयर इसके पास से निकल जाएगा उस टाइम पे ये रिएक्शन करना बंद कर देगा, आप चाहे कितना भी ये और ऐड करने की कोशिश करो। तो ये अमोनिया इसमें तभी रिएक्शन करेगा जब तक इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर चला गया तो उस नाइट्रोजन का रिएक्टिविटी भी चला जाएगा। क्लियर है? एक और बात, 3 में से 2 ही RX को यूज किए हैं, 1 RX अभी भी बाकी है। सही है, क्योंकि हमको यूज कितने करने हैं, 3। ओके है, तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे तीसरा RX क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो R अटैच टू N अटैच टू R डैश अटैच टू H विथ लोन पेयर, और इसका रिएक्शन करेंगे R डबल डैश अटैच टू N अटैच टू, सॉरी यहां पे हम लोग यूज करेंगे X माइनस X। ठीक है, अब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। क्लियर है? नाउ दिस इलेक्ट्रॉन रीच नाइट्रोजन ट्राई टू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ R डबल डैश, तो यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा R अटैच टू N अटैच टू R डैश अटैच टू R डबल डैश, here having hydrogen and nitrogen get plus charge, और X माइनस अभी भी बाकी है। now this molecule is unstable due to positive charge on nitrogen, और नाइट्रोजन का वैलेंसी वैसे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे कोवैलेंसी 4 शो कर रहा है और जरूरत से ज्यादा बॉन्ड उसने बनाए हैं, और इसीलिए हम इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे। और जैसे हम ये शिफ्टिंग करते हैं तो ये बन जाएगा R अटैच टू N अटैच टू R डैश अटैच टू R डबल डैश विथ लोन पेयर, एलिमिनेशन ऑफ H+, दिस H+ गोज विथ X माइनस, तो यहाँ पे मिलेगा HX। और इस प्रकार से यहाँ पे हमको जो अमाइन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, टर्शरी अमाइन। कौन सा अमाइन मिलेगा, टर्शरी। तो हमने यहाँ पे 3:1 रेशियो लिया था, और इसीलिए हमको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिला है, टर्शरी अमाइन मिला है। तो ये रहेगा हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, तब जब एल्किल हैलाइड एक्सेस में लेते हैं उस टाइम पे हमको मिक्सचर मिलेगा, ओनली 1 प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये रहेगा हमारा 3rd न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। अब एक बात का इसमें हम लोग और बढ़ा सकते हैं, जो कि मैं नहीं करूंगा अब यहाँ पे वीडियो लेक्चर में, कि हम इनका नॉमेनक्लेचर, कि प्राइमरी अल्किल अमाइन का नॉमेनक्लेचर बता दिया, सेकेंडरी अमाइन का नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा और टर्शरी अमाइन का नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा। आपको इसके लिए 11th की कॉपी रेफर करनी ही पड़ेगी। IUPAC नॉमेनक्लेचर नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, ये टॉपिक मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर जब मैंने पढ़ाया था उसी टाइम पे मैंने आपको बोला था कि जब ये रिपीट होता है तो मैं
खुद रिपीट नहीं करूंगा उस क्वेश्चन को, उतना आपको खुद ही देखना है, और इसीलिए मैंने आपको बोला था उस कॉपी को आपको संभाल के रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था हमारा थर्ड रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। पहले हमने इफ एक्सेस में नहीं है तो रिएक्शन कैसे करेगा वो देखा था। फिर हमने देखा कि इफ Rx का क्वांटिटी एक्सेस में होता है तो वो किस प्रकार से रिएक्शन शो करेगा, ये हमने यहाँ पे देख लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग यही तक पढ़ेंगे, बचे हुए रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।